साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शेरशाह के उत्तराधिकारी के बारे में। और ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बता दें कि हम ये जो सामग्री ले रहे हैं वो आर्य कंपटीशन टाइम की किताब से है। इस्लाम शाह, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में, तो कालिंजर अभियान के दौरान, तो उसके बाद उसका छोटा बेटा जो पुत्र था जलाल खां, वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है। इस्लाम शाह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से सिजदा एवं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगा करके सुनाया जाता था, जहां अधिकारी आदेश पत्रों को काफी दूर से आकर ग्रहण करते और सम्मान सहित सिरों पर रखकर ले जाते थे। इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किया। सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। यह प्रणाली बाद में मनसबदारी व्यवस्था की आधार बनी। उसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 100, 200, 250 और 500 की घुड़सवारों की टुकड़ियों में विभाजित किया। इस्लाम शाह ने सर्वप्रथम इस्लामिक कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया। इस्लाम शाह ने मेहदी शेख अलाई को मृत्यु दंड दिया। उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला बनवाया। मालवा के सूबेदार सुजात खां एवं नियाजियों ने आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया। किसके समय में? इस्लाम शाह, जिसे सलीम शाह के नाम से जाना जाता था, जिसका मूल नाम जलाल खां था। मारवाड़ के शासक थे मालदेव। उनकी पुत्री का नाम था लालबाई। उससे विवाह किया इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। हेमू के पिता पूरन मल थे। हेमू को आदिल शाह ने विक्रमजीत की उपाधि या विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था। वह संगीत में भी निपुण था। उसने भक्त नामक संगीतज्ञ को मनसब 10,000 रुपये का इनाम दिया था। आदिल शाह के समय में अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। आदिल शाह की जो राजधानी थी वो चुनार थी। पंजाब में जो है सिकंदर शाह शासन कर रहा था। दिल्ली से आगरा तक शासन था इब्राहिम शाह का। आगरा से बिहार तक शासन आदिल शाह। बंगाल में मोहम्मद शाह। अफगानों की इस आपसी फूट का फायदा उठाकर हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार कर उसे नवीन रूप दिया। अगर आप देखेंगे सल्तनत काल में, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी में थोड़ा बहुत सुधार करके शेरशाह सूरी ने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था का रूप दिया था। डॉक्टर काननगो ने शेरशाह को अकबर से श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया है। डॉक्टर काननगो ने शेरशाह को अकबर से श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया है, जबकि डॉक्टर परमात्मा शरण डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेरशाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था, जो कि सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि इसने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था को कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दिया था। केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करें तो शासन की समस्त शक्तियां शेरशाह के हाथों में केंद्रित थी। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वह केवल आदेशों का ही पालन करते थे। सल्तनत काल की भांति केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे। कौन कौन से थे? तो दीवाने वजारत, ये वित्त विभाग था।
दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग, सेना के संगठन, रसद जो ये सैन्य विभाग था दीवाने आरिज, इसका क्या काम था? सेना के संगठन, रसद, भर्ती, नियंत्रण आदि की देखभाल करता था। परंतु सैनिकों की भर्ती व सेनापति का काम शेरशाह स्वयं करता था। दीवाने रसालत ये विदेशी मंत्रालय था, यानी विदेश विभाग था। दीवाने इंसा इस विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं और आज्ञाओं को लिखता था। इस विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं व आज्ञाओं को लिखता था। दीवाने काजी न्याय विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने बरीद एक गुप्तचर और डाक विभाग का प्रमुख था। नामक दो अधिकारी भी मंत्री पद के समान थे। प्रांतीय शासक डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य 47 सरकारों में बटा था। डॉक्टर कानूनगो का मत सही नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबे के लिए थी, जो कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 सरकारों में बांटा था। बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन रखने के स्थान पर सरकारों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त सिकदारों के नियंत्रण में रखने का कारण बंगाल में बार बार होने वाले विद्रोह थे। सिकदारों की सहायता व उन पर नजर रखने के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया गया। बंगाल के अतिरिक्त शेष साम्राज्य इक्तों में बटा हुआ था। ये इक्ते सूबों या प्रांतों के रूप ही थे। हालांकि सभी इक्तों में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब जैसे सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे। इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार या मौमिन कहा जाता था। वह अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। सरकार या जिलों का प्रशासन इक्ता सरकारों में विभाजित थी। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे। सिकदारान ये सैनिक अधिकारी थे। मुंसिफ राजस्व अधिकारी था। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार 66 सरकारें थी शेरशाह के शासनकाल में। सिकदारान का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था तथा फौजदारी न्याय के मामलों को देखता था। जहां बंगाल के प्रमुख सिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य इक्ताओं के सिकदारों की नियुक्ति इक्तादार या फौजदार करते थे। मुख्य मुंसिफ का कार्य राजस्व संग्रह, लेखा जोखा रखना व दीवानी मुकदमों का फैसला करना था। प्रत्येक सरकार 2 या 3 परगनों या सिकों में विभाजित होता था। परगने, तहसील या कस्बे में एक सिकदार, एक अमीन व आमिल मुंसिफ, एक फौजदार खजांची तथा फारसी व हिंदी के 2 कारकुन लिपिक होते थे। अब्बास खान शेरवानी के अनुसार शेरशाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या 1 लाख तथा 1,13,000 थी। सिकदार का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा मुंसिफ का कार्य भूमि के नाप जोख व लगान वसूली में मदद करना था। मुंसिफ परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। गांव प्रशासन, गांव में चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान मुकद्दम की मदद से प्रशासन चलता था। शेरशाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। वित्तीय भूराजस्व, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी। भूराजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे, लेकिन भूराजस्व को कठोरता से एकत्रित किया जाता था। भूराजस्व निर्धारण के लिए रे अथवा फसल दरों की सूची तैयार करवाई। कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसानों के उत्तरदायित्व व लगान की
दर निश्चित होते थे। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% महासालाना कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग हेतु 2.5% अनाज के रूप में लेता था, जो बीमा फंड की भांति था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया: अच्छी, मध्यम और खराब यानी निकृष्ट। भू राजस्व नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन नगद भुगतान पर बल दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की रस्सी का जरीब के रूप में उपयोग किया या प्रयोग किया। भूमि माप के समय शेरशाह ने सख्त आदेश दिया कि बुध बोया हुआ क्षेत्र एवं नाबुद अनबोया क्षेत्र, जिस क्षेत्र में फसल खराब हो गई है, का ख्याल रखें। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप कराया। लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां थीं। पहली, गल्ला बक्सी अथवा बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत, नकदी, जब्ती या जमई। किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। शेरशाह ने पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा। स्थानीय आय कई प्रकार के करों अबवाब से प्राप्त होती थी। भू राजस्व लेखा हिंदवी, हिंदुस्तानी एवं फारसी भाषाओं में लिखा जाता था, जिसे कागज ये खाम कहते थे। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। मुद्रा, नई मुद्रा प्रचलन व करों की दरों में भी सुधार किया गया। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी व तांबे के मानक सिक्के चलाए। सोने का दिनार अशरफ कहलाता था, जिसका वजन 167 ग्रेन था। शेरशाह ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया था। पैसा नामक तांबे का सिक्का भी चलाया। उसने दाम के आधे, चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। रुपया नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया था। इसमें 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। शेरशाह के रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी चालू माना गया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी तथा देवनागरी लिपि में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ साथ नागरी लिपि प्रयोग करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। कानून एवं न्याय व्यवस्था, शेरशाह न्यायप्रिय शासक था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वह बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। मुंसिफ तथा मुंसिफ या मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार व सिकदारान करते थे। गांव के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थी। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था, वहां शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी उस क्षेत्र के अधिकारी या ग्राम मुखिया चौधरी मुकद्दम की होती थी। चोर को ना पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। शेरशाह की
कानून व्यवस्था के बारे में शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खान शरवानी ने तारीख शेरशाही में लिखा है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। अब्बास खान सरवानी अकबर के शासनकाल में वाकिया नवीस थे। 1580 ईस्वी में मुगल काल में उन्होंने यह पुस्तक लिखी। शेरशाह ने दानिय लंगर भोजनशाला की स्थापना कराई, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी हिंदी की उपबोली में पद्मावत की रचना शेरशाह के काल में 1540 ईस्वी में पूरी की। शेरशाह ने दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया। सैन्य व्यवस्था। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने व घोड़े दागने की प्रथा भी फिर शुरू की। सैनिकों को नकद वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। डाक चौकी व गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगा ये डाक चौकी की नियुक्ति की। हिंदू ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का सेनापति था। सड़कें व सराय। शेरशाह ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया। उसके द्वारा बनाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कें निम्नलिखित हैं। बंगाल में शनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक। आधुनिक समय में यह ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड के कहलाती है। पहले इसे सड़क आजम कहा जाता था। दूसरा जो सड़क बनाया था आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक। तीसरा आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती थी। चौथा लाहौर से मुल्तान तक। इन सड़कों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया। इनमें हिंदू व मुस्लिमों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। सराय का प्रमुख सिकदार होता था। सरायों के निर्माण से भटियारा नामक नवीन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये सराय प्रत्येक 2 कोस 8 किलोमीटर पर निर्मित थी। कुल 1700 गुणे 8 यानी 13,600 किलोमीटर का मार्ग सराय की सुविधा युक्त था। शेरशाह ने स्थानीय अधिकारियों को व्यापारियों व यात्रियों को क्षति न पहुंचाने और दुर्घटना में मरने वाले व्यापारियों को क्षति न पहुंचाने के आदेश दिए। कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। ये सरायें द्रुत गति से डाक व सूचनाएं भेजने का कार्य भी करती थी। स्थापत्य कला। शेरशाह ने अपने जीवित रहते हुए ही सासाराम जिला रोहतास बिहार में सोन नदी के तट पर अपना मकबरा बनवाया। यह मकबरा झील के मध्य है तथा चारों ओर पानी से घिरा है। यह मकबरा अष्टकोणीय है। शेरशाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिजाइन मुस्लिम है, लेकिन इसकी आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रभावित है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेरशाह एवं उसके पिता हसन खां सूर के सासाराम के मकबरे का वास्तुकार अलीवल खान था। कानूनगो ने शेरशाह के मकबरे के बारे में कहा है, यह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। शेरशाह ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला बनवाया। पुराने किले के अंदर ही शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का निर्माण कराया। दिल्ली में शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही बसाया। यह 6ठी दिल्ली थी। इसमें लाल दरवाजा एवं खूनी दरवाजा है। नोट: हुमायूं ने दीन पनाह नगर का नाम ही शेरगढ़ रखा। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का निर्माण शुरू किया, जो शेरशाह एवं इस्लाम शाह ने पूरा किया। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ दिल्ली शेरशाही रखा। इसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। यही दिल्ली का 6ठा नगर शहर था। किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में दिल्ली में पुराने किले के अंदर कराया। शेरशाह ने पटना नगर बसाया।
पाटिलपुत्र का नाम बदल करके पटना रखा। कन्नौज नगर को नष्ट कर शेर सूर बसाया। कानूनगो ने शेरशाह को धूल में खिला फूल कहा था। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता व अनुभव में वह दूसरा हैदर था। व्यापार के संदर्भ में बात करें तो शेरशाह ने प्रत्येक प्रांत, जिले व मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटाकर केवल 2 चुंगियां लगाई, एक राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश करते समय तथा दूसरी उसकी बिक्री के समय। राज्य के अंदर चुंगी वसूलने के स्थान बंद करने से व्यापार में वृद्धि हुई। 2.5% सीमा शुल्क बंगाल एवं सिंध तट से वसूला। साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।